बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़ असम्बली मलकपेट के उम्मीदवार जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, सदुर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, हमारे दलित बिरादरी के तमाम नौजवान साथी, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, हल्क़ असम्बली मलकपेट का ये पहला इंतखाबी जलसा है और नई रियासत तेलंगाना का ये पहले असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि 7 दिसंबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है और तमाम हल्क़ असम्बली मलकपेट के राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा हल्क़ असम्बली मलकपेट से जनाब अहमद बलाला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं और इत्तेहाद की बिना पर 2 मरतबा मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अहमद बलाला को कामयाबी मिली। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि आपसे फिर से अपील करने के लिए कि इस आने वाले असम्बली के इंतखाबात में आप फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को कहने के मौक़िफ़ में हैं कि हल्क़ असम्बली मलकपेट के राय दहिंदगान ने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया मजलिस पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में, और जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल भी नहीं किया, वो तमाम इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि मलकपेट के असम्बली हल्क़े में जो तरक्याती काम, जो डेवलपमेंट के काम अंजाम दिए गए, इसका एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। मजलिस के एमएलए ने ना सिर्फ उन मोहल्ले जात में, उन इलाक़ों में तरक्याती काम करवाए जिन इलाक़ों से मजलिस के हक़ में वोट दिया गया, और जहाँ से मजलिस की मुखालिफत भी की गई वहाँ पर भी अहमद बलाला ने पहुँचकर आवाम के मसाइल को हल किया। ये एक ऐसा बेमिसाल रिकॉर्ड है कि कोई भी सियासी पार्टी का एमएलए इस तरह की खिदमत और डेवलपमेंट का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसका जिक्र अभी अहमद बलाला साहब ने किया कि मलकपेट के असम्बली हल्क़े में मजलिस का मुकाबला बीजेपी से है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो, इन तमाम की कोशिश सिर्फ एक ही होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी को कैसे रोका जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि तेलंगाना में 119 अरकान असम्बली है। यहाँ से 7 अरकान असम्बली मजलिस के कामयाब होते हैं, मगर इसके बावजूद भी कोई भी सियासी जमात हो वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मजलिस की अरकान असम्बली कामयाब हो। मजलिस के अरकान असम्बली जो ऐवान असम्बली में खड़े होकर बेबाक तरीक़े से मज़लूमों की बेबाक तर्जुमानी करती है, चाहे वो मुस्लिम अक़लियत हो या फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और बहन हो, मजलिस बेबाक तरीक़े से जब हुकूमत के सामने ऐवान असम्बली में इन मसाइल की तर्जुमानी करती है तो यकीनन हर सियासी जमात को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, ना वो इस बात का इकरार करने के लिए तैयार हैं
कि मजलूम और मुस्लिम अक़लियत और दलित तबके की एक बेबाक आवाज़ उनको सुनने या सामने दिखाई नहीं देती। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही चीज़ है कि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड आपके सामने है। मैं ये बात कहने से बल्कि इकरार भी करता हूँ और आपके सामने कह रहा भी हूँ कि अहमद बलाला साहब ने बहैसियत रुकन असम्बली हल्क़े असम्बली मलकपेट में डेवलपमेंट के तरक्याती काम है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं अपील करूँगा कि आप किस बुनियाद पर मजलिस की मुखालिफत करने मैदान में आ रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिन डेवलपमेंट के कामों का जिक्र अहमद बलाला साहब ने किया, मेरे सामने भी उसकी एक लिस्ट है। 2014 से लेकर सितंबर 2018 तक अहमद बलाला बहैसियत रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर मलकपेट के मजलिस के सदर मोतमदीन की मेहनत और काबिशों की बुनियाद पर, मलकपेट के अराकीन बल्दिया की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर सिर्फ बल्दिया हैदराबाद के में मलकपेट में 55 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। अगर कोई चाहता है कि 55 करोड़ का रिकॉर्ड पेश किया जाए तो मजलिस तैयार है, एक एक काम का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है। बल्कि मैं अहमद बलाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इन तमाम 55 करोड़ के कामों की लिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर डाल दें। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास बहुत वक्त है, इनके पास कोई काम काज नहीं है। 4.5 साल बेचारे अपने घर में बैठकर खामोशी से बैठते हैं, और अगर इनको कहीं बिल्डिंग के डेवलपमेंट का काम कराना पड़ता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चौखट पर आकर कहते हैं कि अल मदद या मजलिस। मगर हम भी तैयार थे और हमने कहा कि चलो, अल्लाह ने अगर हमको मुकाम दिया है, अगर इससे हमारे मुखालिफीन का भी फ़ायदा होता है तो यकीनन फ़ायदा करो, क्योंकि हमारा वजूद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मगर ये 55 करोड़ के काम, इसकी पूरी फहरिस्त है, ये RTI से एप्लीकेशन देकर इसका रिकॉर्ड हमारे सामने है। वाटर वर्क्स की तरफ से मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली मलकपेट में 11 करोड़ के काम करवाए गए। हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसको की तरफ से मजलिस की नुमाइंदगी पर 13 करोड़ 35 लाख के काम करवाए गए। बहैसियत रुकन असम्बली मैंने इस 4 साल में हल्क़े असम्बली मलकपेट में 1 करोड़ 60 लाख के डेवलपमेंट के काम, तरक्याती कामों को मैंने अपने MP फंड से करवाया। बहुत से काम मुकम्मल हो चुके हैं, थोड़े बहुत काम ज़ेर दौरान है जो इंशाअल्लाह ताला तकमील को पहुँचेंगे। हर MLA को अपने असम्बली हल्के की डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ने फंड अलाकेट किए। अहमद बलाला ने 4.5 साल में 12 करोड़ के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के जरिए तरक्याती काम करवाए गए। 2 बेडरूम की हाउसिंग की स्कीम के काम ज़ेर दौरान है और इंशाअल्लाह ताला वो करीब 25 करोड़ 80 लाख का 2 बेडरूम हाउसिंग की स्कीम है। चंचलगुड़ा में जूनियर और डिग्री कॉलेज की एक नई बिल्डिंग तामीर हो रही है, जिसका जियो भी जारी हो चुका है। उस नई बिल्डिंग की लागत करीब 5 करोड़ है। एक नया सब स्टेशन ट्रांसको की तरफ से प्रिंटिंग प्रेस में उसका काम शुरू हो चुका है, उसका लागत करीब 50 करोड़ का है। जब वो सब स्टेशन पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, पूरा शुरू होगा, तो यकीनन मलकपेट असम्बली हल्के के एक बहुत बड़े इलाके में जो पावर फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में या फिर हमारे जो दलित और हमारे हिंदू भाई के त्योहारों में पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बरक़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उससे कंट्रोल मिलेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो सालारे मिल्लत पकवान गैस की स्कीम 3000 ख़वातीन को कनेक्शन दिए गए। सालारे मिल्लत मशीन की स्कीम
उसमें 1500 मशीन बांटे गए। तेलंगाना के अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए 300 मशीन दिए गए। ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मजलिस आज भी कह रही है कि ये काम हम जो कराए, जो करीब करोड़ रुपए के सिर्फ बल्दिया में 55 करोड़ के काम, मैं मानता हूं इस बात को कि और भी काम करवाना बाकी है। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि हमको बहुत से इलाके में और भी काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर बहैसियत एक सियासी जमात के ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आवाम के सामने जाकर बताएं कि ये काम हमने करवाया है, इस काम की बुनियाद पर आप हमको दोबारा मौका दें। और इस बात को मैं कहना जरूरी समझता हूं कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली मलकपेट में हुकूमत तेलंगाना से हमने नुमाइंदगी करके रेजिडेंशियल स्कूल खुला है। उस रेजिडेंशियल स्कूल में मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं। तालीम का माकूल इंतज़ाम है। बाज़ हमारे उलेमा जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, मिसाल के तौर पर जामे निज़ामिया के और सिटी जमीयत के उलेमाओं से मेरी उनके दफ्तर पे मुलाकात हुई, जिसमें इन जिम्मेदारों ने हमसे कहा कि ये रेजिडेंशियल स्कूल जो पूरे तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी हुकूमत से की गई थी, जिसकी बुनियाद पर आपको जानकर खुशी होगी कि 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक यहाँ पर मुफ्त तालीम का इंतज़ाम है। रेजिडेंशियल स्कूल है। एक एक बच्चे और बच्ची के ऊपर हुकूमत की तरफ से 1 लाख रुपये सालाना उन बच्चे बच्चों पर खर्च किए जाते हैं। जिम्मेदारों ने कहा कि इसमें जो दीनियात का सब्जेक्ट सुबह में पढ़ाया जाता है, इसको और मौसर बनाने की ज़रूरत है, इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, इसमें उलमाओं को शामिल करने की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये माकूल तजवीज़ है, हम हुकूमत से इसके ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम की फेहरिस्त आपके सामने, मुखालिफीन के पास क्या है बताइए आप? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोक दिया जाए। मजलिस का उम्मीदवार कामयाब नहीं होना। मेरे भाई बड़ा ये मत छोड़ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये काम की फेहरिस्त आपके सामने है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जाए। अच्छा, आप किन बुनियाद पर, किस इशूज पर आप मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं? आपको क्यों वोट दिया जाए मुखालिफीन मजलिस को? तो कुछ नहीं, मजलिस नहीं कामयाब होना, बीजेपी हो जाए, बलाला कामयाब नहीं होना। अरे भाई, किस बुनियाद पर? आपके पास क्या प्रोग्राम है? आप क्या करना चाहते हैं? 4.5 साल में आप कहां पर थे? इलेक्शन का मौसम आ गया तो आप फौरन कौम और मिल्लत के हमदर्द बन के सामने आ जाते हैं, अखबारात की जीनत बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो छोड़ देते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब 11 तारीख को नतीजा निकलेगा, इन तमाम को शिकस्त होगी और अल्लाह मजलिस को कामयाब करेगा, तो फिर 4 साल तक खामोश हो जाते हैं, फिर 4 साल तक नजर नहीं आते। फिर 4 साल के दौरान में अगर कहीं पर कुछ फायदा होना है तो आइए, मैं फिर से कह रहा हूं, तो मुखालिफत करो मेरी। अगर मेरी जात से, मेरी इनफरादियत से, मेरी जमात से मजलिस के मुखालिफ को फायदा पहुंचता है तो आओ, मैं हाजिर हूं तुमको तुम्हारा फायदा पहुंचाने के लिए। मगर याद रखो, आवाम के दरमियान में जब जाएंगे तो बताना पड़ेगा। और मजलिस का रिकॉर्ड आपके सामने, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मलकपेट के असम्बली सीट, यहां पर आरएसएस के जिम्मेदारों की मीटिंग होती है। अब से नहीं बल्कि पिछले 3-4 महीने से बराबर आरएसएस के लोग गली कूचों में जाकर लोगों में इस बात को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब के बार मलकपेट से मजलिस की उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने की जरूरत है। तेलुगु देशम कांग्रेस में
अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो उन लोगों को, अचानक निकाह हो चुका है तेलुगु देशम कांग्रेस में। यानी अजीब व गरीब बात, माने ये राहु और केतु की जोड़ी, जिस तेलुगु देशम का क़याम कांग्रेस की मुखालिफत पर किया गया था और मौसूफ सुसरे के नहीं हुए, वो राहुल के हो गए माशाअल्लाह। अब ये दोनों मिलकर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है इनके पास? कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पूरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मंजलिस की कामयाबी को रोका जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने इस बात को अर्ज कर रहा हूं कि अगर मंजलिस 2 मरतबा कामयाब हुई यहां से, तो सिर्फ और सिर्फ आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर कामयाब हुई। इस असेंबली हल्के के डेमोग्राफिक से आप वाकिफ हैं। इस असेंबली हल्के से, इस असेंबली हल्के में आप जानते हैं कि वोट क्या है, किसका कितना परसेंटेज है। और अगर आप मुत्तहिद रहे तो कामयाबी होगी। दुश्मन तो यही चाहता है कि हमको इंतशार की कैफियत हम में पैदा किया जाए। दुश्मन जीत नहीं सकता, मगर दुश्मन का एक ही प्रोग्राम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी को रोक दिया जाए। क्योंकि अब इनके पास देख चुके हैं कि 4.5 साल में मजलिस के रुकन असेंबली ने सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं किया। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, तेलुगु देशम के लोग ये कहते हैं कि मजलिस का एमएलए जीता तो क्या होता, खाली मुस्लिम बस्तियों में काम कराता। ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यकीनन काम होना चाहिए जहां पर काम की जरूरत है, मगर क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि मलकपेट के हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से हमने इंसाफ नहीं किया? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि जहां पर मुसलमानों की बस्तियां नहीं है, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के इलाके का मजलिस का एमएलए वहां पर जाकर काम नहीं करवाया? क्या मुख्तलिफ जमात के अराकीन बल्दिया जीत कर आए, मेरे पास आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके एमपी फंड से हमको दीजिए, कैमरा लगाना चाहते। मैंने कहा लो काम करवाओ। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है? मजलिस क्या है बताइए आप? मजलिस ये है मेरे भाई कि तमाम लोगों को एक जगह पर जमा करना। मजलिस की कामयाबी क्या है? मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस की सोच क्या है? मजलिस की फिक्र क्या है? ये 60 साला सियासी सफर जो आज हमने तय किया है, यकीनन इस 60 साला सियासी सफर में कई नशीबो फराज से हमको गुजरना पड़ा, कई पुरपेज वादियों से गुजरना पड़ा, कई तूफानों का हमने मुकाबला किया। दुनिया ने देखा कि 60 साला सियासी सफर में दुनिया ने कहा कि अब के बार पूरे मुल्क में इंदिरा लहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने कहा कि पूरे उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इंदिरा की लहर होगी, मगर हमारी बस्तियों में यहां पर हमारी जमात की सोच और फिक्र कामयाब होगी। दुनिया ने देखा कि एक जमाने में एनटीआर की लहर थी, 210 सीट पर एनटीआर कामयाब होकर आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एनटीआर की लहर होगी, मगर हमारे इलाके में हमारी सोच और फिक्र और हमारी मरकज सियासी को हमने कामयाब किया। दुनिया ने देखा कि एक जमाने में राजशेखर रेड्डी कांग्रेस की लहर थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब किया। हर वक्त में, हर नाजुक वक्त में हम मुत्तहिद रहे। वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यही तो सोच मजलिस की है, मसलक है। इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, मगर मजलिस उन इख्तलाफात को फरोग नहीं देती। मजलिस कहती है कि आइए बैठिए, हम एक होकर लड़ेंगे। हमारे काम, हमारा अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, इख्तलाफात खत्म नहीं हो सकते, मगर उन इख्तलाफात को समझते हुए अगर उसमें इखलास होगा, ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्या ये बैठते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने इस इत्तेहाद, इस सियासी सोच को, इस फिक्र को पैदा करने के लिए बरसों मेहनत की, तब जाकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाम हासिल हुआ। क्या हम ये आसान सफर था? अगर आज असदुद्दीन ओवैसी की कोई पहचान है,
अगर आज इस डाइस पर बैठे हुए मेरे रुफ़क़ाए मजलिस की कोई पहचान है, उनकी शोहरत है, उनकी मकबूलियत है, तो मेरे भाई इसमें रोल रहा हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने उस जमाने में मजलिस के लिए काम किया जिस जमाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी ताकतवर नहीं थी। हमने कई इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में शिकस्त हुई, मगर लड़कर हमने कामयाबियों को हासिल किया। आज हिंदुस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने अपना एक मुकाम पैदा किया है। आज हिंदुस्तान की सियासत में मजलिस अपनी एक बेबाक आवाज की तर्जुमानी मजलूमों की करती है। ऐवान असम्बली में, ऐवान पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर मिल्लत मजलूमा या किसी दलित या किसी पर कुछ होता है तो मजलिस क्या कहती है, मजलिस का क्या रिएक्शन होता है, दुनिया जानना चाहती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की कामयाबी है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, उनकी सोच है, उनकी जुस्तजू है और उनकी कुर्बानियां जो हमारे लिए एक मशाले राह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम हमको, इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। मजलिस की कामयाबी में आप तमाम के ताउन की जरूरत है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हल्का असम्बली मलकपेट से बीजेपी से हमारा मुकाबला, रास मुकाबला बलाला का बीजेपी के उम्मीदवार से होगा। कांग्रेस के सदर साहब आए थे, सदर साहब आकर कांग्रेस के चार मीनार के सामने खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा कर गए। कांग्रेस के सदर ने कहा कि मजलिस इलेक्शन क्यों लड़ती है, मजलिस महाराष्ट्र में और बिहार में क्यों इलेक्शन लड़ती है। अब आप इनकी सोच देखिए, इनकी सोच का अंदाजा लगाइए। हम क्यों इलेक्शन लड़ते, क्यों इलेक्शन लड़ते? ये इनकी सोच यह है कि मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ना। जबान से एमआईएम का जिक्र तो किया मगर निशाना मुस्लिम अकलियत थी। पैगाम दे रहे थे दलितों को कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम्हारा काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, तुम्हारा काम सिर्फ हमको वोट डालना। वो मिजाज को सालार ने, उस मिजाज को 60 साल की हमारी मेहनतों ने उस मिजाज को तोड़ा। हमने कहा कि ये सियासी जमात है, सियासी जमात का काम इलेक्शन लड़ना होता है। सियासी जमात का काम अंजुमन तकफीन और तकफीन नहीं होता। सियासी जमात का काम सिर्फ दानिश्वरी के गुफ्तगू करना है, सेमिनार करना नहीं होता। सियासी जमात का काम यह है कि लड़ना इलेक्शन। मगर ये क्या कहते हैं कि क्यों लड़ रहे आप इलेक्शन, आपको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? मेरे भाई, हिंदुस्तान की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी ताकत के मज़ाहिर जमहूरी अंदाज में नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अराकीन को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो सरपंच का इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो बल्दिया का इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों ना हो, उस वक्त तक आपको इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता। इलेक्शन हमने लड़ना शुरू किया तो हमको कामयाबियां मिलती गई। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो मलकपेट तक कहां कामयाब होते, अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो हैदराबाद के एमपी सीट पर कामयाबी कहां मिलती, अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो महाराष्ट्र में हमारे द्वारा की असेंबली कैसे कामयाब होते, अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते उत्तर प्रदेश में तो आज हमारे 50 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारा अराकीन बल्दिया कामयाब होकर आए। मगर इनकी सोच क्या है? दुश्मनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे, क्यों इलेक्शन लड़ रहे? कांग्रेस के सदर कहते हैं क्यों लड़ रहे? कोई इनको जाकर तो कहे कि कांग्रेस पार्टी के लोगों, तुम्हारी तादाद आज पार्लियामेंट में क्या है बताओ? 2014 में 209 रुकने पार्लियामान थे, आज 45 भी आ गए। माशाअल्लाह 45 भी आ गए। कौन जिम्मेदार है इसका? मगर फिर हमारे आबाजदाद और हमारे असलाफ की निशानियों के सामने खड़े होकर
MIM पार्टी को तनकीद करना और झूठा इल्जाम लगाना कि नफरत हम पैदा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, इंदिरा गांधी की गोली मार दी गई तो उस पर तो बयान देते गम का, मगर इंदिरा गांधी को गोली मारने के बाद जब दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर सिखों से जो नंगा नाच किया गया, उसके बारे में आपका क्या है बताइए। मेरे भाई, बरसों गुजर गए, आज भी दिल्ली के सड़कों पर जिन सिखों को मारा गया, उनकी खून की होली खेली गई, आज भी सिखों से इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते कि हमने नफरतों में इजाफा किया है। हम पूछना चाहते हैं, हाशिमपुरा में मीरठ का एक इलाका है, आज 32 साल के बाद इंसाफ मिला। क्या कांग्रेस ने इंसाफ दिलाया? नहीं। मैं सलाम करता हूं उन वकलाओं की टीम को जिन्होंने इस इशू को जिंदा रखा, कानूनी लड़ाई लड़ी और 32 साल के बाद हाशिमपुरा में जो 40 मुसलमानों को उठाकर उत्तर प्रदेश की PAC की पुलिस लेकर गई थी, उनको गोली मार दिया गया एक नदी के किनारे। आज उन तमाम पुलिस के अहदेदारों को सजा हुई। कौन था उस वक्त का वजीर आजम? क्या कांग्रेस के राजीव गांधी वजीर आजम नहीं थे? क्या उस वक्त वहां की MP मोहतरमा मोहसिना खिदवाई नहीं थी? क्या मोहतरमा मोहसिना खिदवाई की को बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा राजीव गांधी की मौजूदगी में? उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने बदतमीजी की। मेरे भाई, अगर हम तारीख के और आंख को पलटाएंगे तो कांग्रेस की जुल्म की दास्तान एक के बाद एक सामने आई। हम पर इल्जाम लगाने वाले पार्टी ये बताओ कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, कौन था वजीर आजम? क्या उस वक्त राजीव गांधी वजीर आजम नहीं थे? बगैर फरीक को नोटिस दिए। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था जिस जमाने में ताले खोले गए। टाइपराइटर होता था, 30 पेज का ऑर्डर 10 मिनट में दे दिया गया और फरीक को पता ही नहीं है कौन थे वजीर आजम। नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, कोई जानता है नल्ली में कितने लोग मारे गए? अब्दुल रहीम कुरैशी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रिपोर्ट पढ़िए कभी दिल्ली के मैसेकर के बारे में। 4000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया आसाम के दिल्ली में। भागलपुर का फसाद, कौन था चीफ मिनिस्टर, कौन था प्राइम मिनिस्टर? कांग्रेस के सदर शायद तारीख में बहुत कमजोर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के वीक स्टूडेंट नजर आते। उनको या तो पढ़े नहीं है या बेचारे उनको पढ़ाने वाला को ये नहीं बताया कि बंबई की सरजमीन पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो फसाद हुआ, जिसका मेरी जबान से जिक्र नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। क्या कहा था श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में? आज शरद पवार है, ये महाराष्ट्र में बैठकर मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस पार्टी फिरका परस्त है। शरद पवार साहब कौन था चीफ मिनिस्टर जब बंबई की सड़कों पर कत्ल किया जा रहा था, जो श्री कृष्णा कमीशन ने कहा? आप क्या सो रहे थे? मगर कांग्रेस के सदर मजलिस पर तनकीद। राज्यसभा का इलेक्शन गुजरात में होता है और गुजरात के राज्यसभा के इलेक्शन में एनसीपी का एक MLA बीजेपी को वोट देता है। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार जनाब अहमद पटेल के खिलाफ वोट देता है, मगर कांग्रेस के सदर नहीं बोलते कुछ। मध्य प्रदेश के 200 सीटों पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी लड़ रही है। गुजरात के असेंबली इलेक्शन में 30-40 सीटों पर एनसीपी लड़ी, मगर नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो उनका है और मैं गैर हो जाता हूं। शरद पवार को राहुल गांधी अपना समझते हैं क्योंकि उनका नाम शरद पवार है और मेरा नाम असाउद्दीन ओवैसी है, इसलिए उनको
वो अपने हैं और मैं गैर हो जाता हूं। ये इनकी सियासत है, ये इनकी सोच है। सेकुलरिज्म का बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं, सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे भाई, दो मिसालें देता हूं। दो मिसालें आपके सामने देता हूं। ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल लाया गया पार्लियामेंट में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया केरला के साबरीमाला के बारे में। अब आप देखिए कांग्रेस का रुख, कांग्रेस का रुख क्या है। जब ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल आया, आज कांग्रेस के सदर हैदराबाद को आकर एमआईएम कर रहे। ठीक है, ये बताइए कि ट्रिपल तलाक के बिल में आपकी क्या पॉलिसी थी। मंजलिस ने इसके खिलाफ तरमीमात पेश किए। मैं जब तरमीमात पेश किया हिंदुस्तान की लोकसभा में, उस दिन शायद 450 के करीब अराकीन लोकसभा उस दिन लोकसभा में थे। मैंने अपनी तरमीमात को पेश किया, और तरमीमात में मैंने ये कहा कि जहां पर लफ्ज़ मुस्लिम खातून है उसको निकालकर डिजर्टेड वुमेन लगा दीजिए। ये मेरा तरमीम था। मैंने कहा कि डिजर्टेड, जो खवातीन को अपने मर्द छोड़ देते हैं, उसको इस बिल में शामिल किया जाए। लफ्ज़ मुस्लिम खवातीन निकालकर, यानी पूरे खवातीन को ला लो। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस के सदर ने क्या किया? किसको वोट दिए? मैंने अपने तरमीमात को स्पीकर के सामने कहा कि मैं मूव करना चाहता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाया गया। बीजेपी के लोग तंज कर रहे थे कि ओवैसी तेरा साथ कोई नहीं देगा। कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे क्यों मूव कर रहे तुम। मैंने कहा हैदराबाद की आवाम ने, सरजमीन दखन की गयूर आवाम ने, हिंदुस्तान के गयूर सेकुलर आवाम ने मुझे मुंतखब किया, और उम्मीद करते हैं कि मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊं, क्योंकि वो बिल नाइंसाफी पर मुबन्नी है। मैंने तरमीमात को मूव किया, तंज किए, गालियां दिए, क्या क्या बकवास बके। कितने वोट मिले मेरे तरमीमात को? 400 के करीब लोकसभा के एमपीज लोकसभा में थे। मेरे भाई 2 वोट मिले, 2 वोट मिले मुझे। कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ दिया। और आज आकर आप हमको बोलते हैं, जब हमारी शरीयत के खिलाफ बिल बनाया जा रहा था तो आपने बीजेपी का साथ दिया। यह रिकॉर्ड में उठाकर देखो आप। अच्छा, वो दूसरा बेचारा जो 2 वोट मिले मेरे को, बाद में एमपी साहब मेरे को मिलके बोले कि अरे ओवैसी गलती से पड़ गया भाई, ने तेरे को नहीं डालने वाला था। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, अच्छा करे बोल दिया आप, वरना मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि दूसरा कौन पैदा हो गया। ये इनका रिकॉर्ड है, ये इनकी सोच है। और फिर बड़ी बड़ी बातें मंजलिस बीजेपी। अरे जब बिल की बात आई आप तायीद नहीं किए, आप तायीद नहीं किए। इससे बढ़कर और क्या मिसाल दी जा सकती है तुम्हारी मुनाफिकत की, तुम्हारी सेकुलरिज्म के वो बुलंदबांग दावों। साबरीमाला का केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खवातीन उसमें जा सकती हैं, उस मंदिर में। बीजेपी ने जब फैसला आया तो बीजेपी ने कहा वेरी गुड, हम वेलकम करते। मगर जब एहतजाज शुरू हुआ तो कांग्रेस भी बदल गई, बीजेपी भी बदल गई। बीजेपी ने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। क्या कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि गलत हो रहा है? यानी जब हमारे खिलाफ कानून बनेगा मुस्लिम मैरिज एक्ट का, तो आप और बीजेपी एक हो जाएंगे। और जब साबरी मामला उसका मामला आएगा,
वहां पर आप एक हो जाते। कौन सा सेकुलरिज्म है आपका, बताइए आप मेरे भाई। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये समझते हैं कि ये क्या है मुसलमान मजलिस जो बार बार मुस्लिम अक़लियत की बात, दलितों की बात करती है, शेड्यूल कास्ट की, और ये हमको ये समझते हैं कि कुछ नहीं मालूम हमको। इनकी नजरों में क्या है सोच बताता हूं। मुसलमान का काम क्या है, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में। मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या रोल है इनके पास, सुनो आप। इफ्तार की दावत हुए तो बोलते इधर आओ, इफ्तार की दावत करो हमारे। हम दिन भर रोजा रहे थे, इन आके मुंह में खजूर, हम भी लिए मुंह में खजूर। सीएम जी हमारे, हम बोले ठीक है लाओ, मगर वो हुकूमत करी। इनका क्या है कि इफ्तार की दावत करो। दरगाह यूसुफैन का औरस है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का औरस है, ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का औरस है, तो बोलते फौरन एक सदर लग जाओ, फोटो ले लो। ना वहदतुल वजूद मालूम, ना वहदतुल सुजूद मालूम, मगर औरस में आ गए। मेरे भाई ये समझते हैं कि इनका काम इतना है, इनकी यूटिलिटी इतनी है। दलित भाई हमारे हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, नाम तो लेंगे अंबेडकर का, मगर अंबेडकर की जो सोच थी उसके खिलाफ काम करें। क्या कहा था बाबा साहिब अंबेडकर ने? हिंदुस्तान के आईन को पढ़िए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। अंबेडकर ये जानता था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन जाएगा, मगर जो मजलूम कौमें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो या हमारे हिंदू भाई हो, इनको कैसे बाख्तियार बनाया जाए, कैसे ताकतवर बनाया जाए। तो अंबेडकर ने लिखा उस संविधान में, उस आईन में क्या लिखा अंबेडकर ने कि लिबर्टी, आजादी हासिल करो। अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, आजादी हासिल करो। अंबेडकर ने लिखा फ्रेटर्निटी, भाईचारा बनाओ, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ। मजलिस की लड़ाई यही है कि हम आजादी चाहते हैं। किससे आजादी चाहते हैं? ऐसी सोच रखने वालों से जो हमको कह रहे हैं कि इलेक्शन मत लड़ो। मैं मजलिस के मुखालिफिन से भी कह रहा हूं कि मुखालिफत करो, मगर याद रखो, मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया में मेरे पास या आपके पास कितना वक्त है, मगर अल्लाह ने मुझे जो जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी का शमा कब बुझ जाए मुझे नहीं मालूम। मगर मेरी बात को जहन नशीन कर लो कि जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पार्टी को कामयाब नहीं करेंगे, जब तक आप सेकुलरिज्म के झूठे वादों पर कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम को शिकस्त नहीं देंगे, याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमको कामयाबियां, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। इलेक्शन लड़ना है। क्यों लड़ना है? इक्वालिटी, मसावात को हासिल करने के लिए, लिबर्टी को हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए, इन जालिमों के चंगल से आजादी हासिल करना है, जिन्होंने मुल्क को आजादी के बाद हमारा खून चूस चूस कर हमको बर्बाद कर दिया। क्या इसकी बर्बादी की मिसालें आपको नजर नहीं आती? क्या सज्जर कमेटी झूठ कह रही है? क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठ कह रहा है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट झूठी है? एनएसएसओ का डेटा झूठा है? क्या यह बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के ऐसे कई गांव हैं जहां पर हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों पर आज भी जुल्म किया जाता है? मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी आवाज की जरूरत है। इसीलिए मैंने, मजलिस ने महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब से, जो बाबा साहिब अंबेडकर के पोते हैं, उनसे हमने एक सियासी मुफाहमत किया। चरागपा होगा, पूरे महाराष्ट्र में ये जनियोधारू लोग परेशान हो गए, आरएसएस परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, राहुल गांधी परेशान, शरद पवार परेशान,
उद्धव ठाकरे परेशान, सब परेशान कि आखिर ये कौन है जो हैदराबाद की गली कूचों से निकलकर महाराष्ट्र के शहरों में आकर एक दलित और मुस्लिम और मजलूमों के इत्तेहाद की बात कर रहा है। यही होना है मेरे भाई। मैं हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, अब आप साथ दो हमारा। जब तक आप और हम नहीं मिलेंगे, जिसमें हमारे मजलूम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सबको कमजोरों को मिलना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेंगे तो याद रखो, जब आप ऊपर जाएंगे ना, ये तमाम के तमाम एक हो जाते, जिसको हम तेलुगु में बोलते हैं मनम मनम वकटी। सामने तो बड़े बड़े बातें करेंगे, अंबेडकर का पुतला दिखा हो, मगर अंबेडकर की सोच क्या थी? अंबेडकर ने कहा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। अंबेडकर ने कहा यह हथियार है, इसको इस्तेमाल करो। और हथियार क्या है? इलेक्शन लड़ो। कांग्रेस नहीं चाहती कि इलेक्शन लड़े, बीजेपी नहीं चाहती, मोदी नहीं चाहता कि अहमद मलाला यहां पर कामयाब हो जाए। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में अब जाकर बैठे, वहां पर बैठकर ये देख रहे हैं कि कैसे मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ 7 रुकनी असेंबली है, मगर कांग्रेस को, बीजेपी को, तेलुगु देशम को, सबको तकलीफ है। अरे 119 में 7 है ना, इंशाअल्लाह ताला वो 10 होंगे, 9 होंगे, 8 होंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इनको तकलीफ है, नहीं इनको कामयाब नहीं होना, कोई भी हो जाओ। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी सियासी आवाज को मजबूत करना है। लोग बोलते मंजलिस को इल्जाम लगाते नफरत में इजाफा हुआ। अरे जालिमों, 4.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, एक फसाद नहीं हुआ, एक कम्युनल राइट नहीं हुआ। क्या यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी नहीं? क्या इसका क्रेडिट आप मजलिस को नहीं देंगे? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे। नहीं, मलाला को रोकना है। किस बुनियाद पर रोकना है? किस बुनियाद पर रोकना है? मेरे भाई, जिसने आंध्र प्रदेश में एक नई रियासत में अपना घर बना लिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? विजयवाड़ा जाके बैठो ना प्यारे। मगर नहीं, चंद्रबाबू नायडू अचानक मुल्क को बचाने का है, नेशन को बचाने का है, और साथ में कांग्रेस के सदर नेशन को बचाने का है। अच्छा, जब इखलाक को मारा जा रहा था, नायडू मोदी के गोद में बैठे थे। जब पीलू खान को मारा जा रहा था, नायडू खामोश बैठे थे। जब गुजरात जल रहा था, नायडू टीडीपी बीजेपी की तारीफ कर रही थी। जब गुजरात के जेलों में हैदराबाद के बच्चे सड़ रहे थे 5-5 साल, नायडू उनका साथ दे रहे थे। आज मुल्क को बचाने का, यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि हमको मुल्क को बचाने का है। इन तमाम लोगों से मुल्क को बचाना है, मोदी से मुल्क को बचाना है, नायडू से मुल्क को बचाना है, कांग्रेस। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 2019 के जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, मेरी इस बात को याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला इलाकाई पार्टियां मिलकर हिंदुस्तान का कौन वजीर आजम बनेगा वो तय करेंगे। ये 2 मस्खरे मिलने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अब तो बीजेपी के लोग परेशान हैं। कल तकरीर मैं सुन रहा था, कल या परसों, हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे थे 59 मिनट्स, बार बार मोदी साहब 59 मिनट्स में आपको 1 करोड़ का लोन मिलता। मैं बोला वाह,
59 मिनट्स में 1 करोड़ का लोन मिलता, यानी एक एक मिनट को 1,000 मैंने सेकंड को 59 मिनट्स में भाइयों बहनों 1 करोड़ लोन। क्या की दिखाए वहां पे, वो दिख रहा था, देखो मिल रहा, देखो मिल रहा, देखो। मैं गौर से देखा 720 730 मिला। आने फेंकने की भी हद होती। 59 मिनट्स में 1 करोड़ लोन मिलता, या 50,000 के लोन को बैंक में गए तो चपला घस जाते, मेरे चपला घस जाते। इन्हों बोल रहे 59 मिनट्स में 1 करोड़ का लोन मिलता। किसको मिलता? तो मालूम हुआ नीरव मोदी को मिल सकता है, ललित मोदी को मिल सकता है, मालिया को मिल सकता है, मगर गरीब को कहां मिलेगा? आप खड़े होकर लंबा छोड़ दिए 59 मिनट्स में। अरे कैसा मिलेगा? कोलैटरल क्या है बताओ? नहीं, आप बस जाओ अप्लाई कर दो, यानी आप इंटरनेट पे बैठ के अप्लाई कर देना, मेरा नाम शेड्यूल कास्ट है, मेरा नाम मुसलमान है, अप्लाई करो। उन्हें देखते ही बोलता है इसका नाम इसको 1 करोड़ ना, इन्हें कहां से अदा करेंगे? मगर मोदी साहब बोल रहे 59 मिनट्स में 1 करोड़ का लोन। कहां से भाई, किधर? नोटबंदी में बर्बाद कर दिया आप छोटे कारोबार करने वालों को। नोटबंदी जब हुई मैं इसकी मुखालिफत किया था। नोटबंदी हुई तो मैंने खड़े होकर कहा कि हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में नोट नहीं है, जब बैंक के पास नोट नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान की टीवियों पर मुझे दूल्हा बना दिया गया। माशाल्लाह से रोज रात में हमारा निकाह होता, कोई प्रोग्राम खत्म नहीं होता। पूरे टीवी चैनल बोले कि असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैंने टीवी वालों से कहा कि चलो मेरे साथ हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के एटीएम में कहां पर पैसे बताओ मुझे। नहीं थे पैसे। मैंने उनसे कहा कि पैसे हाईटेक सिटी के एटीएम में जा रहे हैं, हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में नहीं आ रहे। मेरे भाई, आज नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी। अच्छा, जीएसटी के वक्त भी पार्लियामेंट में देख लो आप, यही कांग्रेस ताईद की। क्या बोले उस वक्त? ये हमला है, हमला है, हम करें। जब जीएसटी बर्बाद हो गया तो बोले नहीं तुम करें। ये अजीब बात। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम माशाल्लाह बोल दिए कि 59 मिनट्स में 1 करोड़ का लोन मिलेगा। ये तो वही बात है कि बोल दो, दिल खुश कर दो, होता वाता कुछ भी नहीं। अच्छा, अजीब बात है, वो वीडियो में देख रहा था, उन्होंने बोल रहे कि थालियां मार रहे हैं। अरे कोई तो दिमाग लगा के सोचता कि भाई साहब 59 मिनट्स में 1 करोड़ कौन देगा, कहां देगा? मगर वजीर आजम बोल दिए लोग सब थालियां। ये कव्वाल पार्टी हमेशा इनके साथ रही थी, इन्हों खाली हाँ बोले कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीब व गरीब हाल मुल्क का हो चुका। आज मुल्क में हिंदुस्तान की आवाम कांग्रेस और बीजेपी से हटकर एक मुतबादिल की तलाश में, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ने आजमा कर देख लिया कांग्रेस को, बीजेपी को देख लिया। 280 सीट मिल गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करे। रोज कुछ ना कुछ नई बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई बात। कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये जमात हर मसलक, हर फिरके, हर बिरादरी, हर मजहब के मानने वालों को एक जगह जमा करती है, सबको एक साथ लेकर चलती है। ये जो काम मजलिस कर रही है, जिसकी सराहत, जिसकी तारीफ, जिसकी मिसालें हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में दी जाती है, आज हमको अपने इस इत्तेहाद को मजबूत करने की जरूरत है।
अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये जो मलक पेट में अल्हम्दुलिल्लाह जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, शहर हैदराबाद में जो अमन का माहौल है, इस अमन को और मजबूत करना है। जो मंजलिस की मुखालिफत में आ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि बीजेपी को मलकपेट से कामयाब किया जाए। आपने 2004 में, आपने 2009 में मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल किया। आपने जिम्मेदारी के मुजाहरे किए, आपने मोहब्बत के मुजाहरे किए, आपने अपने दिल की तलब का इजहार किया अपने दुआओं के जरिए। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए, दुश्मनों की साजिश में उनको शिकस्त दीजिए। इनके अज़ाइम में, इनकी सोच में इखलास नहीं है। ये निफाक पैदा करना चाहते हैं, ये इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मंजलिस इखलास की बुनियाद पर काम करती आई है और मंजलिस ये चाहती है कि आपकी आवाज़ ऐवान तेलंगाना में गूंजती रहे। ये जो तरक्याती कामों का सफ़र चल रहा है, इस सफ़र को जारी रखने की ज़रूरत है। 7 दिसंबर के दिन जुमे का दिन है। जब ऐलान आया तो बहुत से हमारे भाई फ़ोन किए और फ़ोन कर कर कहे, अरे जुम्मा आ गया उस दिन, कैसा होगा? मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि जुम्मे के दिन तो हम हार नहीं सकते। बोले कैसा? मैंने कहा मुबारक दिन है, ईदुल मोमिनीन है और जुमे का दिन है, तो आपको सुबह सुबह निकलना है। ज़रा सुबह सुबह निकलिए, बिल्डिंग से निकलिए, अपने घर से निकलिए। और अहमद बलाला साहब ने तो आपके घर के पास स्टिकर लगा दिया है कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ पर है। तो सुबह में निकलिए, वोट डालिए। ज़रा उस दिन एक दिन ज़रा ये मत बोलो कि ज़रा चाय पी के पका के ज़रा अच्छे आँखों में सुरमा जिस्म पे इतर लगा के निकलूँगा। एक दिन मेरे भाई सुबह सुबह निकलिए, अपने पोलिंग बूथ को जाइए। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को तरगीब दीजिए कि मंजलिस को के हक़ में वोट का इस्तेमाल करिए। देखिए, हमने 1.5 महीना पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं तो बार बार अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इज्जत देने वाले आप हैं, कामयाबी देने वाले आप हैं, दिलों को मोड़ने वाले आप हैं। और मुझे अल्लाह की ज़ात पर अटूट भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मंजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी देगा। मुखालिफिन तो अभी बैठ रहे, सोच रहे, तू लड़ता मैं लड़ता हूं, मेरे को टिकट होना उसको टिकट नहीं होना। कोई दिल्ली को भाग रहा, कोई विजयवाड़ा को भाग रहा। प्यारे, तुम भागते रहो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे मुक़द्दर में सिर्फ भागना लिखा है और इंशाअल्लाह ताला हम तुमको भगाएंगे, तुमको शिकस्त देंगे, नायडू को हराएंगे, राहुल गांधी को हराएंगे और तुम्हारे दोनों के सरदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नापाक सोच को शिकस्त देंगे। यहां से मंजलिस की बरतरी को बरकरार रखेंगे, यहां पर अमन को बरकरार रखेंगे। इन शरपसंद अनासिर को शिकस्त दीजिए, अपनी जमात को, और आपके हर दिल अजीज उम्मीदवार अहमद बलाला को कामयाब करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। ये पहला जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह और भी जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें आपके दरमियान में आने का मौका मिलेगा, दौरे होंगे, पैदल दौरा भी करेंगे। शुक्रिया, खुदा।